आज रिएक्ट में हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन टू डू बनाएंगे, ठीक है। फिर छोटा कैलकुलेटर कभी बना लेंगे, कभी कुछ बना लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। तो टर्मिनल को ओपन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, ओपन टर्मिनल। प्रोग्राम है आपका npm क्रिएट, उसके बाद आपको लिखना होगा बीटा @latest और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे भी ऐसे एंटर मार के छोड़ दीजिएगा तो भी आपसे पूछेगा कि क्या करना है एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, क्या दें? तो टू डू लिस्ट। किस में बनाना चाहते हैं? रिएक्ट में। जावास्क्रिप्ट चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। तो वो सब कुछ हो गया। अब आपको कह रहा है कि इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो सीडी करके टू डू लिस्ट यहीं पे npm इंस्टॉल। अब ये चीज़ आप वहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, बात बराबर। तब तक वो इंस्टॉल हो रहा है, तब तक में हम इसको टू डू लिस्ट को हम लोग यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, ये पैकेज हो गया है, हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस पैकेज को हम यहाँ पे npm रन देव, जिसके बाद मेरे प्रोजेक्ट आईपी एड्रेस मिल जाता है और इस आईपी एड्रेस को एक्सेस करने पे प्रोजेक्ट ओपन भी हो जाता है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले खेल कूद करेंगे हम लोग app.js के साथ। तो इसमें है बहुत सारा कचरा भरा हुआ, तो कचरे की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जो कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ये कंपोनेंट नाम क्या है? ऐप। क्या रिटर्न करेगा ये? अभी तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड JSX में, वो देखने में HTML है बट है JSX। क्या है ना कि कभी कभी चीज़ें एक जैसे दिखती हैं, होती नहीं है। हेलो वर्ल्ड, इसके कुछ CSS आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फ्रीली इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। CSS हट गया। कल को कोई CSS करना है तो यहीं पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट पे कि हम लोगों को यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट्स को रखने के लिए एक अलग फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। अब चीनी का डब्बा बनाएंगे और चीनी नहीं रखे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कंपोनेंट बना के कंपोनेंट रखना सही लग रहा है। इसके अंदर जो कुछ फाइल्स हैं वो हम लोग बेसिकली इसमें बनाते हैं टू डू app.jsx। अब ये प्रोजेक्ट का नाम है, कंपोनेंट का नाम है, इसलिए T कैपिटल लिखा। कॉन्स्ट टू डू ऐप, एक एरो फंक्शन के साथ, और एक्सपोर्ट करना नहीं भूलें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू ऐप। इतना मुश्किल भी नहीं है, ये सब हो जाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं अपना डिज़ाइन। तो डिवीज़न क्लास थोड़ा CSS वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली चाहते हैं CSS करना, तो हम इसका नाम रखते हैं टू डू कार्ड, ठीक है। तो हम जो भी CSS कर रहे हैं उसका CSS करना है तो हम बगल में एक और विंडो खोल लेते हैं, उधर CSS डाल देते हैं ताकि हम कोड CSS लिख सकें। सॉरी, टू डू डैश कार्ड विथ क्या होगा वो बताइए। और हाइट ऑटो लगा दीजिए, कोई बॉर्डर चिपका दीजिए 2 पिक्सल का सॉलिड के साथ ब्लैक कलर में, और थोड़ा बॉर्डर रेडियस पे बात कर लीजिए। ज़्यादा कुछ आता नहीं है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, ठीक है। अब क्या है कि इसका CSS के ऊपर लागू हो जाएगा, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये काम करेगा। तो हम यहाँ पे एक H1 टैग लगा के लिखते हैं टू डू ऐप, ये पब्लिक को दिखेगा थोड़ा ठीक से। इसको क्या करना है, अपने app.js के अंदर कॉल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो कॉल करने का मतलब है सिंपली जैसे JSX में टैग की तरह यूज़ करते हैं वैसे, बस कैपिटल पहला होगा,
देखो ये हिंट आया, बस इंपोर्ट किया, देखो इंपोर्ट लाइन ऊपर लिखा गया, आउटपुट देखोगे आ गया। ठीक है, अब इसको बीच में लाना है तो आपको यहाँ पे एक तो डिवीज़न को घेरना होगा। तो मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट एरिया को कंटेनर नाम देकर उसको अपना पेरेंट मान लेता हूँ। ठीक है, दैट्स मीन कि हम कंटेनर नाम का CSS कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग डिस्प्ले फ्लिक्स लिखेंगे और हाइट वगैरह डाल देंगे जिससे ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लिक्स है, रैप की ज़रूरत है नहीं, अलाइन आइटम सेंटर हाइट 100 VH हो गया, सिंपल है। तो हम लोग के पास ये ऐप आ गया, बट इसमें पैडिंग की ज़रूरत है तो हम पैडिंग यहाँ मेंशन नहीं किया था। टॉप बॉटम से अलग, राइट लेफ्ट से अलग, वो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब बीच में चाहिए तो डिस्प्ले फ्लिक्स ज़रूर लगाओ और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दो। ठीक है, इसके जस्ट नीचे जो हेडिंग है आपके पास, ये वाले की बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ CSS चल रहा है तो यहाँ पे एक HR टैग डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लैश का होना है, ध्यान रखना। देखो HR टैग, देखो ये डिस्प्ले फ्लिक्स की वजह से इधर बगल में आ रहा है तो तुमको पंगा हो जाएगा यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इस जगह पे लिखोगे फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम। होपफुली कि आप इंजॉय कर पाएंगे इसको आराम से। 10 पिक्सल का गैप भी दे देते हैं तो थोड़ा अलग हो जाएगा। अब आते हैं उस जगह पे जहाँ पे फॉर्म बनाने वाले हैं हम लोग डेटा को यूज़र से लेने के लिए, या फिर डेटा को कहीं कॉल करना चाहते हो, टू डू का लिस्ट बनाना चाहते हो। कमेंट हम लोग लिख सकते हैं आराम से, और यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ये कॉम्पोनेंट से बाहर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल में डाल सकते हो। टू डू लिस्ट, ठीक है। तो अब लिस्ट क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक पूरा एरे है और कुछ नहीं है। तो लिस्ट के अंदर में क्या लिखना है, तो कुछ भी नहीं, जो जो आपका टू डू वर्क है। तो बाय अ मिल्क, दूसरा, ठीक है, आस्क फॉर मनी, कुछ कुछ काम जो है आपका वो एरे में आपने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाल दिया। तो अब ये एरे है, तो अब इस एरे को चलाना कैसे है, तो देखिए बहुत तरीका होता है। जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच लगाने का तरीका होता है, आप लगा सकते हैं वहाँ पर फॉर लूप, वाइल लूप वगैरह वगैरह सब लगा सकते हैं। बट रिएक्ट में एक स्टैंडर्ड तरीका फिक्स किया गया है कि जावास्क्रिप्ट का आप एक बेसिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसे मैप कहते हैं। इसकी वजह क्या है, मैप क्यों यूज़ करना, बाकी क्यों यूज़ नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताएंगे। अभी जावास्क्रिप्ट करना है अपने को यहाँ पे, तो हमको ULLI में टैग में करना है तो ULLI रख लिया, और जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू करने का मतलब कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। अब मेरे एरे का नाम है टू डू। देखो अवॉइड करो ये कैपिटल होना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको हमेशा स्मॉल से ही लिखो। कंपोनेंट को खाली ये प्रायोरिटी है कि वो, अब देखो ये डॉट मैप, अब एक यहाँ पे क्या डालते हैं, तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन डालते हैं और तो कुछ डालते नहीं है। तो एरो फंक्शन बाहर बनाओ अंदर बनाओ, उससे क्या मतलब, हम यहाँ पे एक तो एरो फंक्शन बनाते हैं आइटम्स, ठीक है, और एक एरो फंक्शन बनाए। सपोज़ करो वो आइटम है, और उस सपोज़ किया हुआ आइटम के साथ तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। ये एरो बन गया, और एरो के अंदर कर्ली ब्रैकेट में क्या रिटर्न करना है वो सो बताओ। तो हमको LI रिटर्न करना है। LI में जो की डाल देते हैं, क्योंकि मैप चलता है, लूप चलता है, तो उसमें की यूनिक करने के लिए चाहिए, और जो डेटा है वो बीच में दिखाए। तो ये फंक्शन हो गया, तो ये मैप में डाल दो यहाँ पे। वही काम को तुम अंदर भी डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, सेमी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा लिस्ट आउट हो गया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें अपना भी कुछ जोड़ सकें, तो इसके लिए अपना जो H1 टैग है और HR टैग है उसके जस्ट बाद एक नीचे में ये टास्क डाल दिया टाइटल के तौर पे, और ये टास्क दिखा रहा है यहाँ पे, देखो टास्क है ये सब। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और HR टैग मेंशन करते हैं, जिससे 2 टैग हो गया। अब बीच में जगह बनाते हैं फॉर्म लिखने का, तो यहाँ पे लिखते हैं टू डू फॉर्म। ऐसे फॉर्म इसलिए ताकि हम इसमें इनपुट टाइप डाल सकें, जिससे हम डेटा टाइप करें, और ऐड बटन डाल सकें जिसमें क्लिक करके काम हो सके। ये आ गया। अब इसको CSS करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे टू डू फॉर्म। अब इस टू डू फॉर्म का क्या होगा, विथ 80% है, पिक्सल है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अंदर जो टू डू ऐप के अंदर जो टू डू फॉर्म के अंदर जो इनपुट टैग है एक ही है, तो उसका कह देंगे कि फ्लिक्स 1 कर दो, यानी उसका एरिया जितना रेस बचता है वो ले लो। अब ये 80% पे काम अच्छा नहीं है,
हम इसको फ्लिक्स 1 कर देंगे तो ये पूरा एरिया ले लेगा। देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमको गैप चाहिए तो गैप डाल दो यहाँ पे CSS से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर पैडिंग डालना है तो पैडिंग डाल दो, 10 ऊपर से 20 दाएं बाएं से, काम खत्म। ठीक है, अगर तुमको गैप अवॉइड करना है तो गैप हटा सकते हो, मुझे नहीं सही लग रहा है तो मैंने हटा दी। अब आपका बटन का बारी, तो हम कहेंगे टू डू के अंदर फॉर्म के अंदर जो BTN टैग है उसका क्या करना है। तो हम उसको कहा कि देखो ऐसा है कि हमको इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, वो भी हमको टील कलर में चाहिए, और जो कलर टेक्स्ट का कलर है वो वाइट चाहिए, और साथ ही साथ हमको थोड़ा सा बॉर्डर नहीं चाहिए उसका, जो बॉर्डर आता है बाय डिफ़ॉल्ट देखो, और हमको इसका जो बॉर्डर है ये भी टील कलर का चाहिए ताकि उसके साथ मैच हो जाए। तो बॉर्डर 2 पिक्सल का चाहिए, सॉलिड चाहिए और टील कलर में चाहिए। तो मेरा ये पैटर्न एक मैच हो गया अच्छे से, ठीक है। बढ़िया लग रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम जो यहाँ टाइप करें और जो ऐड करें वो इस दिए गए पहले से एरे में ऐड हो जाए। तो हम लोग ना बहुत तरीका यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इवेंट हैंडलर यूज़ करें। तो हम इवेंट हैंडलर क्या कहता है कि इवेंट हैंडलर कहता है कि आप यहाँ पर, अच्छा ये जो क्लियर हो गया तुम्हारा ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे क्यों बनाएं। अगर तुमको ये नहीं बनाना है तो कोई इशू नहीं है, तुम इस काम को मैप के अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इम्प्लिसिट रिटर्न कर दें तो, यानी कर्ली ब्रैकेट अवॉइड कर दें तो। सही कह रहे हैं हम। देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में काम खत्म हो गया। तो वो वाला फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं इवेंट हैंडलर, तो इसका नाम हैंडल एडिंग या हैंडल ऐड नाम का फंक्शन रखते हैं। ये एक एरो फंक्शन रखते हैं जो हैंडलिंग करने के लिए एरो फंक्शन बेस्ट होता है। पता करने के लिए कि हाँ मेरा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो टेस्टिंग नाम का ये अलर्ट आएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, तो हम इसको कहाँ डालेंगे, यहाँ पे बटन के ऊपर डाल देंगे, ऑन क्लिक के ऊपर, जो कि कल बताया था। हैंडल ऐड फंक्शन डाल दिया। तो अब चेक करो, जब हम बटन क्लिक करते हैं तो क्या ये मैसेज देता है, हाँ इसका मतलब फंक्शन चल रहा है। तो फंक्शन चल रहा है तो अब हम क्या करेंगे। सोचो, इमेजिन करो कि ये जो डेटा आ रहा है मेरे पास, ये अभी आ रहा है बाहर से एज अ वेरिएबल, और ये है अभी तक स्टेटलेस, है ना। तो हम स्टेट बना दें अगर इसका कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग बड़ी ब्रैकेट डाल दें और लिखे टू डू डाटा और सेट टू डू डाटा, जो कि सेटर फंक्शन का नाम हो गया। यूज स्टेट, देखो ऊपर इंपोर्ट हुआ कि नहीं, पहला लाइन देखो हो गया, यही जो बताए थे वही हुआ। अब इसमें इनिशियल वैल्यू डालना होता है, तो क्यों नाम इनिशियल वैल्यू, यही वेरिएबल डालते हैं जो ऊपर में। तो इसका मतलब है ये एरे इसका इनिशियल वैल्यू, यानी शुरुआत में इतना डेटा आएगा, और हम जो सेटर फंक्शन से उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। हम स्टेट नहीं यूज़ करेंगे तो चेंज तो होगा लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि सेटर फंक्शन चलाएंगे या स्टेट को यूज़ करेंगे तभी तो जाके वो री रेंडर पॉसिबल होगा, यानी री वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। अब हम लोग के साथ क्या मामला है कि हम लोग यहाँ पे सेटर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट सेटर फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो डेटा नया वाला टाइप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ये जो टाइप कर रहे हैं फॉर्म में, तो ये टाइप जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ स्टोर हो रहा है, कहीं स्टोर नहीं हो रहा है अभी तक। तो इसके लिए अलग से एक मेमोरी यानी स्टेट बना लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं न्यू टास्क, और इसका सेट न्यू टास्क। नाम एक जैसा रखने से फ़ायदा होता है, नाम तो कैसे भी कुछ भी लिख सकते हो। यूज स्टेट यूज़ करेंगे, और शुरुआत में क्या होगा, तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग होगा। इनिशियल वैल्यू क्या होगा, अगर तुम ब्लैंक स्ट्रिंग ना देकर तुम इसमें कुछ लिख दोगे। अच्छा पहले ये देख लो, हम यहाँ पे वैल्यू में पास कर देते हैं ये वैल्यू न्यू टास्क को। तो अगर हम यहाँ पे लिख दिया कुमकुम, तो पता चला कि इसमें टाइप पहले से आएगा कुमकुम, इसलिए हम क्या लिखा है, ब्लैंक स्ट्रिंग। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसमें कुछ टाइप करें तो ये ऑटोमेटिक इसमें स्टोर हो जाए। तो इसके लिए लिखेंगे ऑन क्लिक ऑन चेंज, जब हम टाइप करें तो चेंज होगा। क्या चेंज होने वाला है, तो एक एरो फंक्शन डाल दिया, सेटर फंक्शन डाल दिया, सेट न्यू टास्क, इवेंट ले लिया पैरामीटर के तौर पे, ई मतलब इवेंट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हम डॉम का ऑपरेशन कर लिया, जिससे हमारा जो वैल्यू जो भी होगा वो टारगेट होकर इसमें असाइन होगा, सेटर फंक्शन में असाइन होगा, तो ये सीधा स्टेट में चला जाएगा। स्टेट में चला जाने के बाद क्या करना है, तो हमारे पास स्टेट में स्टोर हो गया। हम चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग और न्यू टास्क, अगर ये लॉग में आ रहा होगा इसका मतलब कि स्टोर हो रहा है। तो दिखाते हैं आपको, राइट क्लिक करेंगे,
यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे और ये कंसोल, हम ये कंसोल को हाफ में डाल देते हैं और ये हाफ में डाल देते हैं। अब हम यहाँ टाइप करेंगे अगर, तो देखना नीचे में जैसे हम टाइप किया, अरे भाई साहब ऑन चेंज पे काम नहीं कर रहा, एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ है। ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अच्छा जब क्लिक करेंगे तब काम करेगा ना, सॉरी। तो ऑन चेंज पे तो हम लोग कंसोल नहीं किए हैं, ये देखो क्लिक करेंगे तो डेटा आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो डेटा स्टोर हो रहा है, चेक कर लो, ठीक है। तो स्टोर हो रहा है तो मेरा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं। देखो तो मेरे पास क्या पंगा हो गया कि हम लोग को सीएसएस का पार्ट की अब जरूरत नहीं है, हटाओ। तो हम लोग के पास क्या पंगा हो गया कि हम लोग जब टाइप करते हैं यहाँ पे जब हम लोग टाइप करते हैं तो हम लोगों का सेटअप फंक्शन चलता है और हमारा डेटा में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। कंसोल लगा के कंफर्म कर लिए। अब कंफर्म जब कर लिए तो हमको क्या करना चाहिए कि हम कहेंगे यहाँ पे कि देखो अगर न्यू टास्क में कोई वैल्यू है यानी ट्रू है तो सेट टू डू डाटा यानी कि जो एरे वाला डेटा है उसमें डॉट पुश लगा सकते हो तुम क्योंकि एरे है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, स्प्लिट ऑपरेटर। स्प्लिट ऑपरेटर क्या करेगा, सेट टू डू डाटा में एक एरे लेगा और जो पहले से है तो 3 बार डॉट और उसका वेरिएबल का नाम डाल दो टू डू डाटा, जो पहले से वो रहेगा, साथ ही साथ तुम्हारा न्यू टास्क भी उसमें जुड़ जाएगा। तो ये रेस्ट ऑफ ऑल डेटा एंड न्यू डेटा पुश का काम किया, जो पुश पर पड़े हैं वही। तो ये वाला लाइन से काम कंप्लीट हुआ। हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करेंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं और देखो टेस्टिंग, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हो भाई साहब सेट डेटा न्यू टास्क है तो अपडेट हो जाए। ओहो गलती, देखो क्या हुआ, ये जो वेरिएबल है इसका इनिशियल वैल्यू यहाँ डाल दिया, लेकिन हम लोग को लूप चलाना था इससे और हम जो चलाएं इससे ऊपर वाला से, तो ये हो गया टास्क टेबल टास्क डेटा या टू डू डेटा। ये इसका स्टेट का नाम लिखना था और हम लोग लिख दिए थे ऊपर वाले वेरिएबल का, तो स्टेट में रखने के बाद भी दिखेगा नहीं, तो इसका ज़रा ध्यान देना था। और ये देखो लास्ट में ये देखो जूही, अच्छा ये लिखने के बाद मिट जाना चाहिए था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट न्यू टास्क अगेन, वापस से खाली कर दो यानी एम्प्टी। दैट्स इट। ये चेक करो खाली हो गया, ये चेक करो खाली हो गया, यानी मेरा आपका डेटा क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। परफेक्ट, बहुत अच्छे से। तो ये हुआ काम जिससे हम लोग टू डू एप्लीकेशन बना दिए। ये माइनर सा चीज़ है जिसको टू डू एप्लीकेशन कह रहे हैं हम, और ये प्रोजेक्ट आपको हम यहाँ करके दिखाए, पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाए, एक सिंगल कंपोनेंट में दिखाए। मल्टीपल कंपोनेंट होगा तो स्टेट को आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना होता है, जो कि अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब डिलीट मारना है, हाँ ठीक है, टास्क को डिलीट मारना है तो सबके बगल में आपको एक ऐसा बटन बनाना चाहिए जिस पर क्लिक करके डिलीट हो। तो आप क्या करेंगे, जो लूप चल रहा है यहाँ पे LI, इसके अंदर में यहाँ पर एक बटन टैग डाल देंगे। बटन टैग डाल दिया और सबके आगे क्या लिखा होगा, डिलीट। अगर कोई CSS लिखना चाहते हो या क्लास लिखना चाहते हो, क्लास नेम लगा के लिख लो btn-delete, तो इसका CSS होगा प्रॉपर। तो पहले आउटपुट देख लो, सब में बटन आ रहा है। अब ये जो LI है इसके बारे में थोड़ा सा काम कर लो। यहाँ आ जाओ, UL टैग के अंदर जो LI टैग है उसका डिस्प्ले फ्लिक्स करो और उसका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो, तो इससे क्या होगा, एक कोने में आएगा। और जो UL का टैग है, UL पे भी थोड़ा काम कर लो, उसका डिस्प्ले फ्लिक्स करो, उसका फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो और गैप डाल दो, जितना भी तुमको देना। अब अच्छा दिख रहा है। अब बटन का डिज़ाइन को चेंज कर लो, btn-delete नाम रख के आते, जो कलर देना दे दो, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं इस पर जब हम क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाए। तो अब क्लिक करने रिमूव हो जाए, इसके लिए ID चाहिए, इसका यूनिक नंबर, एड्रेस चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं बहुत आसान है ये कि हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करके एक इवेंट हैंडलर बनाते हैं। ये तो हो गया इंसर्ट करने का इवेंट हैंडलर, तो ऐसे चाहिए हमको डिलीट करने का, तो उसका नाम होगा हैंडल डिलीट। क्या नाम होगा, हैंडल
और कौन से इंडेक्स को डिलीट मार रहे हैं वो इंडेक्स नंबर चाहिए, क्योंकि पता नहीं चल करना होगा कि कौन सा रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये अलर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इंडेक्स नंबर कम से कम प्रिंट हो जाए तो समझ में आएगा हाँ काम कर रहा है। तो हम लोग इस जगह पे जहाँ बटन बनाए हैं उसमें ऑन क्लिक और हैंडल ये एरो फंक्शन में डालो, ठीक है। देखो एरो फंक्शन और उसके बाद इक्वल टू हैंडल डिलीट, और इसमें आईडी पास करने की जगह पे तुम ये सोचो कि आइटम का इंडेक्स कैसे मिलेगा हमको। तो सिंपली यहाँ पे बगल में सेकंड पैरामीटर में इंडेक्स होता है, उसको यूज़ कर लो मैप का और यहाँ पास कर दो। ऐसा तुम की में भी पास कर सकती थी, यही सबसे अच्छा तरीका था। तो देखो जिस पे क्लिक करते हो उसका आईडी नंबर आ रहा है क्या, 4 आ रहा है, इसका 5, यानी हम लोग डेटा को भेज चुके हैं। यहाँ से इंडेक्स चला गया है, अब ये इंडेक्स यहाँ पे पहुँच गया है। यहाँ इंडेक्स जब पहुँच गया है तो हम सेटर फंक्शन का लिखते हैं फ़िल्टर, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट फ़िल्टर करना है क्या कि हमको डिलीट करने का तरीका ये होगा कि हमको सब डेटा में से वो डेटा को छोड़ के बाकी सबको फ़िल्टर कर लेना। तो ऑटोमेटिक वो वाला क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टू डू डेटा डॉट फिल्टर और जो भी नाम रखना चाहते हो टू डू एरो, और उसको किसके साथ बराबर करना है। तो हम बोले कि सबको फिल्टर करो जो उस इंडेक्स के उसका जो इंडेक्स है उसके बराबर ना हो, ठीक है। फिल्टर करने के बाद सेट, तो ये आईडी नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे बड़ी ब्रैकेट इंडेक्स, टू डू का जो इंडेक्स है, एक मिनट, फिल्टर में दोनों पैरामीटर होता है, सेकंड पैरामीटर भी इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है इसका नाम इंडेक्स मत रखो, इसका नाम रखो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा इंडेक्स दोनों का नाम, इसका नाम रखो फिल्टर इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ लिखो फिल्टर इंडेक्स इज इक्वल टू बराबर ना हो इंडेक्स के, जितना डेटा मिले वो फिल्टर करो और उसके बाद सेट कर दो उसको, सेट टू डू डेटा फिल्टर, जो नया डेटा है वो फिल्टर कर दो, मतलब वो ऐड कर दो इसमें। हो गया, चेक करो तो काम कर रहा है कि नहीं। सब कर रहा है। ये तो हम रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा, ये तो सिर्फ एक डमी बात है। डेटाबेस कनेक्ट होगा तो ना वो परमानेंट हमेशा लिस्ट होगा। तो देखो ये है छोटा सा डिलीट का काम, ठीक है। अब हम लोग बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं बट अभी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोग को दिक्कत ना हो जाए कहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।